मित्रों, चौथा कारण था विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता। 20वीं सदी में संसार इस प्रकार के दो बड़े आर्थिक समूहों में बटा हुआ था। एक तो ऐसे देश जिनके पास पर्याप्त पैसा था, जिन्होंने आर्थिक प्रगति कर ली थी, औद्योगिक विकास था, उनको चाहिए था कि उन्हें कच्चा माल मिले और उनके कारखानों में बनने वाले तैयार माल को बाजार मिले। तो कुछ ऐसे देश थे जिनको तैयार माल को बेचने के लिए बाजार चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, और इसलिए वो उपनिवेश की स्थापना चाहते थे। ठीक, अपना आर्थिक विस्तार करना चाहते थे, उपनिवेश की स्थापना करना चाहते थे, जिससे कि उनका सामान बिकता रहे, क्योंकि उन्होंने तीव्र औद्योगिक प्रगति कर ली थी। ऐसे देशों में से थे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। दूसरे देश ऐसे थे जिन्होंने अभी उद्योग और कृषि में संतुलन बना करके रखा था, मतलब वहां कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन हो रहा था और औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन हो रहा था। ऐसे देशों में थे फ्रांस और इटली जैसे देश। तो इन दो बड़े जो आर्थिक समूह के देश थे, इनमें प्रतिद्वंदिता थी कि वो संसार के ऐसे देश जहां भी विकास नहीं हुआ था, जैसे एशिया के देश या अफ्रीका के देश, उन देशों में जाकर के अपना सामान की बिक्री करें, साथ ही साथ अवसर प्राप्त होने पर वहां उपनिवेश भी स्थापित कर लें। तो इन देशों के बीच एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए, उपनिवेश स्थापित करने के लिए एक होड़ मची हुई थी। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन इस दौड़ में सबसे पहला था, तो ब्रिटेन के पास ज़्यादा उपनिवेश आ चुके थे। ब्रिटेन का अधिकांश देशों पर अधिकार था। संसार के मानचित्र को एक बार देखिए, ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अनेक देश ब्रिटेन के अधिकार में थे। दूसरा देश जो साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल था, जिसके उपनिवेश काफ़ी थे, वो था फ्रांस। इटली और जर्मनी बाद में शामिल हुए थे, तो उनके हाथ कम देश आए थे। इसलिए इन देशों के बीच एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, और इसी कारण बाल्कन क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा थी। रूस और ऑस्ट्रिया वहां अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। इसी तरह सुदूर पूर्व में चीन में अपने साम्राज्य को स्थापना करने के लिए जो बंदरबांट हुई, चीन को ऐसी औपनिवेशिक शक्तियों ने आपस में बांट लिया। जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने चीन को आपस में बांट लिया, जिसको चीनी खरबूजे का काटना कहते हैं। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी, इनके बीच चीन को बांट लिया गया। तो चीन के प्रश्न को लेकर के, बाल्कन प्रश्न को लेकर के इन देशों के बीच ऐसी प्रतिद्वंदिता जो बढ़ी, इस प्रतिद्वंदिता ने देशों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। संक्षेप में अगर हम कहें कि इन देशों के बीच जो ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, ये उपनिवेशवाद की जो होड़ थी, ये संसार को विश्व युद्ध की ओर ले गई। अगला कारण था अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। ये पांचवा कारण था, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का अर्थ यह है कि उस समय संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो संसार के देशों के ऊपर नियंत्रण लगा सके। आज की तरह जैसे संयुक्त राज्य ही संस्थाएं हैं,
उस समय ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो एक देश के द्वारा दूसरे देश पर किए जा रहे आक्रमण या किसी प्रकार के ऐसे युद्ध को रोक सके। उस समय माइट इज राइट, जो शक्तिशाली था उस किसी भी कमजोर राष्ट्र को दबा सकता था, उसको छीन सकता था। और यही कारण था कि उस समय देशों के बीच ऐसे युद्ध होना एक सामान्य सी बात थी। जैसे अगर हम जापान को देखें, जापान जैसे छोटे देश ने 1894 में उसने ताइवान को जीत लिया। 1895 में उसने चीन पर आक्रमण करके चीन के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी तरह 1905 में उसने रूस को पराजित कर दिया, जापान जैसे देश ने। 1910 में जापान ने कोरिया को पराजित कर दिया। तो देश कोई भी जो शक्तिशाली हो वो किसी कमजोर राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करके उसके प्रदेशों को छीन सकता था। तो ऐसे युद्धों ने संसार में एक भय का वातावरण पैदा कर दिया। इसी तरह मैंने पहले बताया था कि 1904 में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मोरक्को को लेकर के संधि हो गई और फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार कर लिया, तो मोरक्को का साथ देने कौन पहुंच गया था? जर्मनी। जर्मनी मोरक्को का साथ देने पहुंच गया। लगा कि युद्ध हो जाएगा, किंतु 1911 में जर्मनी को फ्रांस ने संतुष्ट कर दिया फ्रेंच कागों को देकर के, और यह युद्ध एक प्रकार से होते होते बच गया। इसी तरह 1908 में यह एक बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण क्षण था जिसने विश्व युद्ध में तेजी ला दी, विश्व युद्ध को और नजदीक ला दिया। 1908 में क्या हुआ? बाल्कन क्षेत्र ये यूरोप में एक ऐसा स्थान था जो झगड़े की जड़ थी। बाल्कन क्षेत्र के ऊपर रूस की निगाहें थी, ऑस्ट्रिया की निगाहें थी, इटली भी वहां पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसके ऊपर टर्की का अधिकार था। ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने के बाद इन सभी देशों की निगाहें इस क्षेत्र पर थी और रूस विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्र में इंटरेस्टेड था। लेकिन रूस की जो महत्वाकांक्षा थी उसको खंडित करने के लिए किसने काम किया? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना इस पर 1908 में उसने अधिकार कर लिया। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जहां स्लाव रहते थे, जिस क्षेत्र को रूस स्लाव लोगों के लिए अलग देश बनाना चाहता था सर्बिया के नेतृत्व में, उस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया ने जीत लिया। यही नहीं, उसने अल्बानिया को एक स्वतंत्र देश बनवा दिया। अल्बानिया स्वतंत्र देश बन गया। इस प्रश्न को लेकर के रूस और ऑस्ट्रिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की चेतावनी भी दे दी, किंतु ऑस्ट्रिया को जर्मनी का साथ मिल गया। तो एक प्रकार से युद्ध होते होते बचा। 1908 में ही युद्ध की संभावना हो गई थी, लेकिन यह वो बीज था जो विश्व युद्ध का, जो 1908 में ही पड़ गया था, जो जाकर के 1914 में प्रस्फुटित हुआ। तो ये जो छोटे छोटे युद्ध थे, इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी, वो आधार तैयार कर दिया जिस पर यह बड़ा युद्ध लड़ा गया। अगला कारण था झूठी जातीय श्रेष्ठता की भावना। ऐसा होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और संकुचित भावना आ जाती है तो वो केवल अपने हित चिंतन की बात करता है, सामाजिक चिंतन की, समाज में शांति की, सद्भावना की, इसकी बात नहीं करता। हम जिस समय
का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम विश्व से पहले का, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना प्रबल थी, राष्ट्रवाद उग्र था और राष्ट्रीयता की भावना ने लोगों के मनों में एक दूसरे के प्रति भय और आशंका इतनी मजबूती से बैठा दी थी कि लोगों ने एक दूसरे को निम्न, अपने आप को उच्च, अपने को श्रेष्ठ, अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए हर वो प्रयास किया जो वो कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जहां उग्र राष्ट्रवाद था, वहां पर शांति की बात, वहां सद्भावना की बात तो बेईमानी थी, कोई इसके लिए तैयारी नहीं था। सब लोग उग्र राष्ट्रवादी भावना में थे। लोगों के अंदर उस समय दो ऐसे बड़े दार्शनिकों की भावना का प्रभाव था, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी विचारधारा थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन, इनके विचारों का प्रभाव उस समय यूरोप के जो नवयुवक थे उनके ऊपर था। उन्होंने इस सिद्धांत की ये व्याख्या की कि वही इस दौड़ में रह जाएगा जो शक्तिशाली होगा। तो जो राष्ट्र शक्तिशाली होगा उसको ही पूरे संसार पर राज्य करने का अधिकार होगा। और ये शक्तिशाली बनने की जो होड़ थी, यह देशों को एक ऐसे रास्ते की ओर ले गई जिसका कि अंत युद्ध में ही होना था। हर राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहता था, एक होड़ सी मच गई। अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश, अपनी जात को सबसे श्रेष्ठ घोषित करने की जो कोशिश, अपने आप को सबसे अच्छा घोषित करने की जो कोशिश थी, इस कोशिश ने एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के सामने ला खड़ा किया। उनके हित आपस में टकराने लगे और वो एक दूसरे को भय और शंका की दृष्टि से देखते थे। उनमें आपस में जो सद्भावना थी वो सद्भावना समाप्त हो गई। तो ये झूठा जो दंभ था, जो जातीय श्रेष्ठता की भावना थी, जो उनमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करके जीवित रहने की जो जिज्ञासा थी, उसने संसार को विश्व युद्ध में धकेल दिया। अगला पॉइंट था समाचार पत्रों की भूमिका। देखिए, जो समाचार पत्र होते हैं वो किसी भी देश की सरकार की नीतियों के उद्घोषक होते हैं। समाचार पत्रों में सरकार की नीतियों के बारे में परिचय प्राप्त होता है और साथ ही साथ समाचार पत्र जनमत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उस समय के समाचार पत्रों ने जो खबरें छापी, एक देश के समाचार पत्र दूसरे देश के खिलाफ जो विषबमन कर रहे थे, जो ऐसे समाचार छापते थे जिससे कि देशों के संबंध और बिगड़ जाएं, उन समाचार पत्रों ने कहीं ना कहीं संसार के इस वातावरण को और विषैला कर दिया। प्रोफेसर फे ने कहा है कि अगर समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण न हो तो समाचार पत्रों के द्वारा आसानी से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा सकता है। और वही हुआ। जब जर्मन सम्राट विलियम कैसर के खिलाफ इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने छापना चालू किया, जर्मन सम्राट विलियम कैसर की आलोचना की, तो उसकी प्रतिक्रिया जर्मनी में भी हुई। जर्मनी के समाचार पत्र भी इंग्लैंड विरोधी समाचार पत्र छापने लगे। इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे को प्रतिद्वंदी, एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखने लगे। इसी प्रकार जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, तो समाचार पत्रों ने जो खबरें छापी, उन खबरों के द्वारा एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट आ गए। जैसे जून 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में एक पत्र निकलता था, उसको कहते थे बोर्स गजट। इसने 1914 में जो समाचार पत्र छापा, तो
उसमें उसने लिखा कि रूस युद्ध के लिए तैयार है, फ्रांस को भी युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तो रूस और फ्रांस दोनों देशों में इस प्रकार से युद्ध के लिए तैयारी करने की इसने घोषणा कर दी। अब इसका परिणाम ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर पड़ना था। जब जर्मन सम्राट ने इस समाचार को सुना, ऑस्ट्रिया के शासक ने इस समाचार को सुना, तो दोनों रूस और फ्रांस के खिलाफ हो गए। तो समाचार पत्रों ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने ऐसी जो खबरें छापी, इन खबरों को पढ़ करके एक देश के लोग दूसरे देश के खिलाफ होते चले गए। मतलब वातावरण को और ज़्यादा विषाक्त बनाने में समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका रही। अगला कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी शक्तिशाली संस्था हो जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच अगर कोई विवाद का विषय हो तो उसको सुलझा दे तो युद्ध की संभावना टल जाती है। लेकिन उस समय कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ना तो यूरोप में थी ना विश्व स्तर पर थी जो देशों के बीच होने वाले गतिरोध को समाप्त कर सके। 1899 से लेकर के 1914 सी के बीच एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाती थी और लोगों से उसको पालन करने की उम्मीद भी करती थी, वो थी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हेग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हेग में जो सम्मेलन हुए, नीदरलैंड में हेग है, तो हेग में जो सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों ने कुछ ऐसे कानून फ्रेम किए थे जिससे कि संसार के देशों के द्वारा अगर कुछ नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उन पर रोक लगाई जा सके। ओके, ऐसा प्रयास हुआ जरूर था, लेकिन इन नियमों को देश मानते नहीं थे, लोग अपनी मनमानी करते थे। इन नियमों को सख्त के बल से लागू करने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं थी। नियम तो जरूर फ्रेम हुए थे हेग में, लेकिन इन नियमों को लागू कौन कराए, ऐसी कोई संस्था उस समय नहीं थी। और यही कारण था कि देशों के बीच किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर विवाद चालू होते थे तो गहराते जाते थे या देश इच्छानुसार आचरण करते थे। जैसे 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस बना था और इस ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये तीन देश शामिल थे। लेकिन ये देश अलग से भी कुछ ऐसी कूटनीतिक संधियां कर रहे थे। इसमें से शामिल इटली, इसने 1902 में फ्रांस के साथ, 1907 सीई में रूस के साथ इस कूटनीतिक संधि कर ली, जो एक प्रकार से ट्रिपल अलायंस के नियमों का उल्लंघन था। लेकिन इसको रोके कौन? ऐसी कोई संस्था नहीं थी। यही कारण था कि जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया 28 जुलाई 1914 को, तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो जर्मनी के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को रोके। हो सकता है अगर कोई ऐसी संस्था होती तो शायद विश्व युद्ध टल सकता था, लेकिन ऐसी कोई संस्था न होने की वजह से संसार को विश्व युद्ध का दंश झेलना पड़ा। अब आइए देखते हैं कि युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, वो कारण जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का तात्कालिक कारण मानचित्र को एक बार हम फिर से देखेंगे। यूरोप के मानचित्र को देखिए और बाल्कन क्षेत्र को देखिए। आपके सामने यूरोप का मानचित्र है। बाल्कन क्षेत्र को देखेंगे, बोस्निया हर्जेगोविना, ये वो क्षेत्र है बाल्कन का जो इस पूरे विवाद का केंद्र था।
बोस्निया हर्जेगोविना और उसके ऊपर ऑस्ट्रिया को देखिए, बगल में सर्बिया को देखिए। सर्बिया को रूस समर्थन दे रहा था। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को 1908 में जीत लिया था। मतलब 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना को जीतने के बाद रूस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिद्वंद्विता बहुत तेजी से बढ़ गई थी। दोनों के बीच दुश्मनी तेज हो गई थी और 1914 तक आते आते वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर थी। सर्बिया जो स्लाव जात के लिए अलग देश बनाना चाहता था, उसका स्वप्न खंडित हो चुका था। सर्बिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा था। रूस का संरक्षण उसे प्राप्त था। ऐसे में सर्बिया हर समय अवसर की तलाश में था कि कब मौका मिले वो ऑस्ट्रिया से बदला ले। सर्बिया में एक संगठन था जिसको कहते थे काला हाथ। काला हाथ एक ऐसा आतंकी संगठन था। काला हाथ ने एक दूसरे आतंकी संगठन की मदद ली जिसका नाम था संगठन या मृत्यु। वो बड़े पैमाने पर राजनीतिक हत्याएं करवाता था। काला हाथ ने एक योजना बनाई कि बोस्निया हर्जेगोविना के गवर्नर पोटियोरके की हत्या की जाए। गवर्नर पोटियोरके की हत्या की योजना काला हाथ की थी। वो इस हत्या के माध्यम से बोस्निया हर्जेगोविना में अशांति पैदा करना चाहता था। लेकिन इसी बीच उन्हें ये खबर मिली कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो सराजेवो आ रहे हैं। हुआ क्या कि 15वीं 16वीं रेजिमेंट का वार्षिक निरीक्षण होना था। सेना का ये वार्षिक निरीक्षण था और इसके लिए जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था वो सराजेवो की अपनी विजिट पर आ रहे थे। जब उनको ये समाचार मिला तो काला हाथ वालों ने संगठन या मृत्यु के साथ मिलकर के राजकुमार की हत्या की योजना बनाई और इस कार्य में सर्बिया की सरकार ने उनका सहयोग दिया। बोस्निया तक अस्त्र शस्त्र पहुंचाने में उनकी मदद की और जब आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी मारिया सोफी जो डचेज ऑफ होनेनबर्ग थी वो आए, शाही काफिला बोस्निया की राजधानी जो सराजेवो थी उसके टाउन हॉल की ओर बढ़ रहा था। डे लाइट दिन था 28 जून 1914। 28 जून 1914 को डे लाइट में गैब्रिलो प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने 2 गोलियां चलाई और उन 2 गोलियों से जो मारिया सोफी थी और आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया की गद्दी का युवराज था, दोनों की हत्या कर दी गई। एक बहुत बड़ी घटना थी। युवराज की हत्या कर दी गई, युवराज की पत्नी की हत्या कर दी गई राजधानी नगर में। जब यह समाचार ऑस्ट्रिया पहुंचा तो ऑस्ट्रिया पर तो समझो वज्रपात हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दे दी कि वो हत्यारे का पता लगा करके उसे ऑस्ट्रिया को सौंपे, अन्यथा 1 माह के अंदर 28 जुलाई 1914 तक का समय दिया कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करेगा। यह अल्टीमेटम ऑस्ट्रिया ने दे दिया। ऑस्ट्रिया के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया, सर्बिया ने कुछ मांगे मानी, लेकिन ये मांग कि हत्यारे को सौंपा जाए, ऑस्ट्रिया को अनुमति दी जाए कि सर्बिया में वो ऐसी जांच कर सके, इस मांग पर सर्बिया तैयार नहीं हुआ और उसको कहीं ना कहीं रूस से समर्थन भी प्राप्त था। और अंत में ये जो घटना थी, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी मारिया सोफी की हत्या, इस प्रश्न को लेकर के 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और ये थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 28 जुलाई 1914 को घोषणा हुई। उसके बाद 31 जुलाई को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई
1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब ऐसे में फ्रांस और रूस के सहयोगी जो त्रिगुट राष्ट्र थे, उन त्रिगुट राष्ट्रों में से एक देश बचा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी अपने साथी देशों का साथ देते हुए रूस और फ्रांस के साथ प्रतीक के तौर पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के साथ और उसके पश्चात वारसाई की संधि पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।